और देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हेलीकॉप्टर पर चढ़ते समय ममता बनर्जी को चोट लग गई है। चॉपर में चढ़ते समय ममता बनर्जी का पैर दरअसल फिसल गया। दुर्गापुर से आसनसोल जा रही थी ममता बनर्जी, हेलीकॉप्टर में सवार हो रही थी, लेकिन चॉपर में चढ़ते समय उनका पैर फिसल गया है और उन्हें चोट लग गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक छोटा हादसा हो गया है ममता बनर्जी के साथ। हेलीकॉप्टर में वो सवार हो रही थी, इसी दौरान उनका पैर फिसला और उन्हें चोट लग गई है। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब ममता बनर्जी को चोट लगी हेलीकॉप्टर में बैठते वक्त। तो रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, वो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर की सीढ़ियां चढ़ती हैं ममता बनर्जी और उसके बाद अचानक वो डिसबैलेंस होती हैं और उन्हें चोट लग जाती है। क्या जानकारी मिल पा रही है, कैसी हालत है अब? देखिए, जो अभी तक पता चल रहा है, ममता बनर्जी, जैसे कि आप विजुअल में देख सकते हैं, ममता बनर्जी दुर्गापुर का जो रैली है वो खत्म करके इतना गर्मी के अंदर वो सीढ़ियां चढ़ती है। जो चॉपर में चलने के लिए जो सीढ़ियां होता है उसके बाद वो चॉपर के अंदर घुसती है और उसका बाद शायद उनका जो साड़ी है वो पैर में उनका जकड़ जाता है या तो फिर पैर स्लिप करता है। उसके बाद वो गिर जाती है और उसका लेफ्ट जो रिब है उसमें थोड़ा सा चोट आया है। उसका बाएं जो हाथ है उसमें थोड़ी सी लगी है। डॉक्टर वहां पे आया है, उनको देख रहा है। इसके बाद शायद आसनसोल में उनका रैली है जो कि शत्रुघ्न सिन्हा जहां पे मौजूद रहेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो रैली में उनका पहुंचना देरी हो सकता है या तो फिर वो रैली कैंसिल हो सकती है, मतलब उनका जो शेड्यूल है वो कैंसिल हो सकता है। लेकिन चोट अगर गंभीर है तो ममता बनर्जी को आगे ट्रीटमेंट के लिए रुकना पड़ेगा। अगर चोट गंभीर नहीं है तो फिर डॉक्टर प्राथमिक चिकित्सा के बाद उनको आगे जाने देंगे। ठीक है, बने रहिए आप रवि। ये तस्वीरें जो हैं हमारे पास आ चुकी हैं और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को यहां पर भी दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर है। दुर्गापुर से आसनसोल ममता बनर्जी को जाना था, मुख्यमंत्री को जाना था। आसनसोल में एक चुनावी रैली को संबोधित करना था शत्रुघ्न सिन्हा के लिए, लेकिन दुर्गापुर में जब वो अपने हेलीकॉप्टर में सवार हो रही थी तो उस वक्त वो सीढ़ी चढ़ती हैं। देखिए इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा, ये सीढ़ी चढ़ते हुए ममता बनर्जी आगे बढ़ रही हैं और यहीं पर हल्का सा वो लड़खड़ाती हैं और उसके बाद संभल नहीं पाती हैं। और माना यह जा रहा है क्योंकि वो हाथ के बल, उन्होंने, जाहिर है जब वो गिरी तो हाथ का सहारा उन्होंने लिया होगा, तो हाथ पर उनके चोट आई है, कोहनी में चोट आई है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अब अगर चोट ज्यादा होगी, गंभीर होगी, तो फिर आसनसोल की ममता बनर्जी की ये रैली कैंसिल भी हो सकती है या फिर इसके समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है। ये तस्वीरें आपने देखी, ममता बनर्जी के पैर में चोट आई है, हाथ में चोट आई है, ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। और अगली खबर का अब हम रुख करते हैं। अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर, अमेरिका के नेब्रास्का में टॉर्नेडो का कहर। करीब 12 बवंडरों ने पूर्वी नेब्रास्का में तबाही मचा दी है। इसमें दर्जनों घर तबाह हो गए, एक व्यवसायिक इमारत ढह गई है। टॉर्नेडो से एक ट्रेन पटरी से उतर गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह टॉर्नेडो कितना भयावह था। हाईवे पर गुजर रही दर्जनों गाड़ियां पलट गई हैं। ये देखिए तस्वीरें, अमेरिका के नेब्रास्का की ये तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में ये बवंडर कैद हुआ है। इस वीडियो में ये बवंडर आपको साफ तौर पर नजर आएगा, टॉर्नेडो का कहर आपको नजर आएगा। एक एक करके 12 बवंडर आए हैं। पूर्वी नेब्रास्का का ये इलाका है जहां पर बवंडर की वजह से तबाही मची है। दर्जनों घर इसकी चपेट में आ गए और तबाह हो गए। एक कमर्शियल बिल्डिंग थी जो कि ढह गई है इस टॉर्नेडो की वजह से। आप अंदाजा लगा सकते हैं टॉर्नेडो का ये चक्रव्यूह अपने आप में कितना ताकतवर था कि एक बड़ी इमारत, बड़ी कमर्शियल इमारत ढह गई। टॉर्नेडो से एक ट्रेन पटरी से उतर गई। हाईवे पर गुजर रही दर्जनों गाड़ियां इस टॉर्नेडो की चपेट में आकर पलट गई हैं। बवंडर से कैसे दहला अमेरिका, ये 2 तस्वीरें दे रही हैं गवाही। नेब्रास्का में भारी तबाही मचाई है इस बवंडर ने। 12 बवंडर गुजर गए और अपने पीछे तबाही छोड़ गए। तो अमेरिका का नेब्रास्का इलाका टॉर्नेडो से दहल गया। बवंडरों ने अपने पीछे ऐसी तबाही छोड़ी है कि सुपर पावर अमेरिका भी हैरान है। 41 टॉर्नेडोज की चेतावनी पहले से जारी की गई थी। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले भी जाया गया था। इंसानी जान तो बच गई, लेकिन घर, मकान, दुकानों में ऐसी तबाही मची है जिसकी भरपाई कई दिनों में मुमकिन हो सकेगी। ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि ये बवंडर कितना भयावह था।
और अब एक अहम खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के रामबन में भयानक आपदा आई है। करीब 1 किलोमीटर तक की जमीन धंस गई है। जगह जगह सड़कें टूट गई हैं। घरों में बड़ी बड़ी दरारें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। ये देखिए तस्वीरें। करीब 1 किलोमीटर तक का पूरा इलाका इस आपदा की चपेट में आ गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए जगह जगह सड़कें टूट गई हैं। सड़कों में बड़ा बड़ा क्रैक आपको नजर आएगा। इसके अलावा तमाम ऐसे घर हैं जो इस आपदा की चपेट में आए हैं। दीवारों में भी बड़ी बड़ी दरारें इन घरों की नजर आ रही हैं। घर का जो फर्श है वो भी चटक गया है। 1 किलोमीटर तक की जमीन धंस गई है जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में। कुल मिलाकर अगर देखें तो वो जोशी मठ वाली जो तबाही थी उत्तराखंड के, वो एक बार फिर जहन में जिंदा होती है। ठीक वैसी ही तस्वीरें सामने आई हैं अब जम्मू कश्मीर के रामबन से। अंकित भट्ट हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, ये बताइए इस वक्त ताजा हालात क्या हैं? 1 किलोमीटर का पूरा इलाका जो है वो इस आपदा की चपेट में है। तस्वीरें जो हमारे पास आई हैं उसमें लोग नजर नहीं आ रहे हैं, यानी यहां से तमाम लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका होगा, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। जहां पे मैं मौजूद हूं समीर, आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहां पर पूरी जो रोड है ये रामबन से गूल की तरफ ये रोड जाती है। और यहां पर आप देखिए कि रोड किस तरीके से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। वहीं आपको बता दूं समीर की तकरीबन 30 ऐसे घर हैं जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुए हैं। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि 10 ऐसे घर और हैं जो आशंका जताई जा रही है वो भी आने वाले टाइम पे, क्योंकि उसमें जो दरारें हैं वो काफी ज्यादा आई है। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो तबाही है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 4 ऐसे पावर टावर्स हैं जो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। और यह रोड आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से यहाँ पर जो तबाही का मंजर है वो यहाँ पर देखने को मिला है। तकरीबन 350 ऐसे लोग हैं जिनको सरकार की तरफ से सेफर जगहों पे भेजा गया। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कब ये हादसा हुआ? जनाब ये परसों को 4 बजे हादसा पेश आया है जी। कितने घर डिस्ट्रॉय हुए? तकरीबन 50 से 60 घर तबाह हुए हैं। इसके साथ साथ जंगलात का बड़ा नुकसान हुआ है जी। इसके साथ साथ हमारे बिजली का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर तालीमी अदारे थे और 300 से 400 लोग जो हैं वो इस वक्त रहम कसमपुर से की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए कि उनके घर उजड़ गए पूरी तरीके से। बिल्कुल टोटल तरीके से। यहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि अगर इस तरीके की तस्वीर आती या तो नेशनल हाईवे होगा या फिर कुछ और। यहाँ तो नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी है नहीं, अभी कंस्ट्रक्शन चल नहीं रही। आपका घर भी यहीं पे? जी बिल्कुल, हमारा घर भी इसी एरिया में आता है। इसमें जो है 50 से 60 मकान जो है ज़मीन बस हो गए हैं अभी तक। अभी भी खदशा है। ये जो हमारे नीचे वाला जो पोर्शन है इसमें कम से कम 30 से 40 मकान तो ऐसे हैं जो अभी इस की जद में आने वाले हैं। हमारी इंतजामिया से यही मांग रहेगी कि हमारी किसी भी तरह से मदद की जाए। बदकिस्मती ये है कि अभी इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन यहाँ के हो चुके हैं, यहाँ पे कोई सियासी रहनुमा अभी तक नहीं आया हुआ है। समीर, मैं आपको बता दूं कि ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जो है वो इस समय पहुंच चुकी है। लेकिन दूसरी तस्वीर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये जो रोड है ये रामबन से गूल की तरफ जाती है। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए तबाही किस तरीके से यहाँ पर मची हुई है। ये देखिए पूरी तरीके से जो रोड है वो यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हुई है। अभी भी यहाँ पर जो लैंडस्लाइड है वो यहाँ पर हो रहा है। और जो ये अपर एरिया है, जो यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, यहीं पर तकरीबन 60 घर है जो पूरी तरीके से धंस गए हैं। और जो प्रशासन है, गनीमत ये है कि किसी भी तरीके से जो लोग हैं वो हताहत नहीं हुए हैं, उनको सरकार की तरफ से इवैक्यूएट किया गया है। और यहाँ पर तकरीबन 4 ऐसे टावर है बिजली के जो
पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुए हैं, जो कि गूल साथ में साउथ कश्मीर जो हमें जानकारी मिली है वहाँ पर बिजली का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है और उसके साथ साथ प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि नजर बनाकर रखिए अंकित। जो तस्वीरें आपने दिखाई वो जाहिर है बहुत चौंकाने वाली भी हैं, बहुत चिंताजनक तस्वीरें हैं। किस तरह से रोड का जो संपर्क है उस पर खासा असर हुआ है, लोगों के घर मकान ढह गए हैं, उनमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और तमाम ऐसे घर हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर इलेक्शन हो चुका है इसलिए ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही है बड़े नेताओं की, लेकिन ये तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई और जो कि बता रही हैं कि यह समस्या कितनी विकराल है। शुक्रिया अंकित इस जानकारी का। और आज की सबसे चौंकाने वाली तस्वीर अब आपके सामने आने जा रही है। यह तस्वीर आई है राजस्थान के बीकानेर से, जहां बीच सड़क इतना बड़ा गड्ढा हो गया है कि लोग चौंक गए। तरह तरह के कयास लग रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। ये देखिए तस्वीरें राजस्थान के बीकानेर की, ये तस्वीर जरा गौर कीजिए। इतना बड़ा गड्ढा बीकानेर में, रहस्यमयी गड्ढा। वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये गड्ढा जो कि करीब 1.5 बीघा जमीन पर बना है, 100 फुट जमीन इसमें धंस गई है, ये आखिर हुआ कैसे? अचानक बीकानेर की 100 फुट जमीन धंस कैसे गई? इसकी वजह का पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है। तो देखिए सड़कों के बीचों बीच इतना बड़ा गड्ढा, 100 फुट की जमीन अचानक धंस जाती है। आखिर क्या वजह है? ये पता लगाना भूवैज्ञानिकों के लिए अब एक पहेली है। 1.5 बीघा जमीन पर इतना बड़ा जमीन का हिस्सा और उस पर इतना बड़ा गड्ढा सड़क के बीचों बीच नजर आ रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, यह जानना अब बड़ी चुनौती है और इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान के बीकानेर का यह इलाका है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। यहां पर रहस्यमयी गड्ढा नजर आया है। एक बड़ा इलाका अचानक गहरे गड्ढे में तब्दील हो गया। ये देखिए तस्वीरें। 16 अप्रैल को बीकानेर में एक अजीबोगरीब घटना घटती है जो अब तक लोगों के कौतूहल का विषय बनी हुई है। केलूड़करण सर इलाके का सहज रासर गांव, जी हां, इस गांव की जमीन में एक विशालकाय गड्ढा बनता है। 1.5 बीघा जमीन अचानक 100 फुट नीचे धंस जाती है जिससे एक बड़ा क्रेटर बन गया। यह गड्ढा इतना बड़ा और इतना रहस्यमयी है कि इसे देखने के लिए अब लोग दूर दूर से आ रहे हैं। तरह तरह की बातें की जा रही हैं इस गड्ढे के बारे में। यूट्यूबर और रील बनाने वाले भी यहां पर जुटने लगे हैं। फिलहाल इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। और देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम बीकानेर पहुंची है। धंसी हुई जमीन का जायजा लिया गया है। जमीन धंसने की वजह का पता लगाया जा रहा है। 1.5 बीघा जमीन पर 100 फुट गहरा गड्ढा आखिर कैसे बन गया, इसके पीछे वजह क्या है, वजह जानने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ध्वज आर्या जुड़ रहे हैं। ध्वज, क्या पता चल पाया है? जानकारी ये मिल रही थी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी बीकानेर पहुंची है, कोई नतीजा निकल पाया है? बहुत सारे लोग जो इस शो को देख रहे हैं और जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस गड्ढे को देखा है वो ये जानना चाहते हैं कि कैसे हो गया ये। देखिए 11 दिन इस घटना को हुए जो है बीत चुके हैं, लेकिन रहस्य अभी भी जो है बरकरार है। बीकानेर का सहजसर गांव है जहां 16 अप्रैल की रात को ये पूरी घटना हुई जब किसान अपने खेत पर पहुंचा है और जब सुबह उसने देखा तो अचानक से उसकी 1.5 बीघा ज़मीन थी वो 100 फुट गड्ढे के नीचे, मतलब वो नीचे जो है धंस गई थी और 100 फुट का एक गड्ढा वहाँ पर हो चुका था। मिट्टी कहाँ गई ये भी एक कौतूहल का विषय है। और उसके बाद जब लोग वहाँ से निकलने लगे तो रील और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो डालने लगे और प्रशासन के अधिकारी जो है तुरंत मौके पर पहुँचे और ख़ुद जो कलेक्टर हैं वो मौके पर पहुँची और भीड़ को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है वहाँ पर। और कुछ जो पुलिसकर्मी हैं वहाँ पर एक बड़ा जाब्ता मतलब उनका तैनात किया गया है। ये बड़ी घटना जो हुई है ये तो इसका रहस्य अभी तक बरकरार है। कल यहाँ पर टीम पहुँची थी, एएसआई की टीम जब यहाँ पर पहुँची और वैज्ञानिकों ने यहाँ पर जो है मिट्टी के कुछ जो है सैंपल लिए हैं, उनके सैंपल की जाँच के बाद ही उन्होंने कहा है कि इसकी जाँच होगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लोकल कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई
थी तो उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो ज़मीन थी इसके नीचे पहले काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है एक नहर बहती थी, या कोई नदी हो सकती है, इसी वजह से ये मिट्टी जो है धंस गई है। लेकिन जो टीम यहाँ पर पहुँची थी जीएसआई की, उन्होंने जो है इसकी जांच की है। उनका भी ये दावा है कि नीचे ज़मीन के नीचे काफ़ी बड़ी मात्रा में जो पानी है वो यहाँ से बह रहा होगा काफ़ी साल पहले। तो एक वजह ये हो सकती है, उन्होंने ये जो है उन्होंने जो कहा है और प्रारंभिक दृष्टि से उन्होंने यही बताया है कि ये एक वजह हो सकती है। हालांकि ये इसका पूरा खुलासा जब इस मिट्टी के सैंपल की जांच होगी उसके बाद ही हो सकता है। बिजली गढ़ी के नाम से ये पूरा जो इलाका है ये मशहूर है और ये बताया जाता है, लेकिन जब इनसे बातचीत की गई, वैज्ञानिकों से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा है कि ये कोई खगोलीय घटना नहीं हो सकती। इस दावे को उन्होंने जो है सिरे से नकार दिया है। लेकिन इसकी जाँच पे जो रहस्य है, उस मिट्टी के जो सैंपल वो लेके गए हैं, उसके बाद ही पर्दा उठेगा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर पूरा एक बड़ा जाब्ता तैनात है पुलिस का, लोगों के यहाँ रोका जा रहा है, धारा 144 लगा दी गई है। जी समीर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ध्वज आर्या, क्योंकि आप वहां पर गए इस इलाके में और वहां से ये रिपोर्ट आपने हमें दिखाई, और जो अभी इन्वेस्टिगेशन का काम चल रहा है, जांच का काम चल रहा है, उसके बारे में भी आपने तफसील से बताया। बहुत शुक्रिया। रूस और नेटो का तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। नेटो यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती पर गंभीर हो चुका है और किसी भी वक्त नेटो यूक्रेन में अपनी सेना भेज सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इससे न सिर्फ यूरोप का बल्कि रूस का भी इतिहास, भूगोल बदल सकता है, क्योंकि नेटो और रूस का टकराव पूरे यूरोप को महायुद्ध की आग में झोंक सकता है। यह तब हो रहा है जब रूस की सीमा पर नेटो सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं। वहीं पोलैंड में नेटो सेनाओं का जमावड़ा लगने की भी खबर आ रही है, यानी नेटो रूस की घेराबंदी कर रहा है और इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए रूस लगातार परमाणु हमले की धमकी भी दे रहा है। यह अहम खबर है, कभी भी यूक्रेन में सेना तैनात कर सकता है नेटो यूक्रेन में सेना भेजने पर बहुत गंभीर नजर आ रहा है। यूक्रेन में नेटो सैनिकों को एडवाइजर कहा जाएगा। एशियन टाइम्स के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। नेटो अगर सेना भेजता है यूक्रेन में तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए यह खबर अपने आप में बहुत ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो फिर रूस का अगला कदम क्या होगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, यूक्रेन में नेटो, पुतिन को रेड अलर्ट। पोलैंड, फ्रांस, यूके, फिनलैंड की सेना यूक्रेन जाएगी। अगर ऐसा होता है तो नेटो सेना अपने साथ घातक हथियार भी ले जाएगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। शुरुआत में नेटो का काम पश्चिमी हथियारों को चलाना होगा। यूक्रेनी सैनिकों को युद्ध जीतने की सलाह देंगे नेटो सैनिक। बाद में नेटो सैनिकों को अहम युद्ध क्षेत्रों में तैनात कर दिया जाएगा। यह पूरी प्लानिंग है। और देखिए, इस बीच एक और अहम डेवलपमेंट, हंगरी के प्रधानमंत्री ओरबन का बड़ा बयान। नेटो सैनिकों की यूक्रेन में तैनाती से हम बस एक कदम दूर हैं, ऐसा करने से यूरोप को नुकसान होगा, यह कहा गया है। तो देखिए, हंगरी के प्रधानमंत्री की तरफ से भी इस चिंता का इजहार किया गया है और कहा गया है कि ऐसा करने से यूरोप को नुकसान होगा। तो नेटो की यूक्रेन में तैनाती, क्या महायुद्ध अब तय है? पुतिन यूक्रेन में नेटो का दखल जाहिर है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेटो के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है इन हालात में रशिया। पोलैंड पर पहले से ही पुतिन बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं, बहुत आक्रामक है उनका रुख। पोलैंड पर हमले की धमकी भी दी जा चुकी है। यूक्रेन में नेटो सेना की तैनाती से महायुद्ध के आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं। और आइए आपको बताते हैं, सैन्य ताकत में नेटो और रूस में कौन है भारी। रूस वर्सेस नेटो, कौन किस पर भारी? ये देखिए, नेटो के पास 58,17,100 सैनिक हैं, जबकि 13,30,900 सैनिक रशिया के पास हैं। ऐसे वक्त में जब नेटो और रशिया के बीच टकराव के आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत अहम है। 33,58,000 एक्टिव सैनिक हैं नेटो के पास और रशिया के पास 8,30,900 एक्टिव सक्रिय सैनिक हैं।
पैरामिलिट्री यूनिट का आंकड़ा देखिए 7,38,400 अगर नेटो देशों को मिला लिया जाए। रूस के पास इस वक्त 2,50,000 पैरामिलिट्री यूनिट मौजूद हैं। इसके अलावा देखिए एयरक्राफ्ट का आंकड़ा भी हमारे सामने आ चुका है। रूस के पास 4,182, लेकिन नेटो देशों की ताकत को अगर मिला दिया जाए तो 20,633 एयरक्राफ्ट हो जाते हैं। नेटो के पास 3,398 फाइटर जेट्स हैं, वहीं रूस के पास 773 फाइटर जेट्स मौजूद हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी अब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर नेटो के सैनिक यूक्रेन में आए तो इसका अंजाम क्या हो सकता है, ये एक नहीं दो नहीं न जाने कितनी बार पुतिन बता चुके हैं। उसके बावजूद भी क्या ये कदम उठाया जा सकता है, इसके आसार नजर आते हैं क्या? बिल्कुल समीर, देखिए आपने कहा कि अगर रूस और नाटो की जंग हुई तो रूस और यूरोप का नक्शा बदल जाएगा, लेकिन सच बात तो यह है कि हालात उससे भी ज़्यादा भयानक है। फिर दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि हम एक तरफ रूस और नाटो की सैन्य क्षमता को बता रहे हैं। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि रूस के पास अकेला नाटो के कुल मिलाकर जितने परमाणु हथियार हैं उससे ज़्यादा हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि रूस और यूक्रेन की जंग की तरह रूस और नाटो की जंग होगी, क्योंकि दोनों में से कोई पक्ष हारने को तैयार नहीं होगा। और आपको याद होगा कि जब पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन से मैंने ये सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि रूस के पास दो ही विकल्प हैं, और दोनों ही विकल्प में रूस के पास हारने का विकल्प नहीं है। तो या तो रूस जीतेगा या दुनिया खत्म हो जाएगी। तो नाटो के साथ जंग में रूस अगर नहीं जीत पाया तो फिर दुनिया को खत्म ही होना होगा। अब देखिए, एक के बाद एक जो आशंकाएं हम जता रहे थे वो सब कुछ होता जा रहा है। अमेरिका और नाटो ने अब यूक्रेन में लंबी दूरी की मिसाइलें भेज दी है। F-16 को भेजने का अनाउंसमेंट कल अमेरिका के रक्षा मंत्री कर ही चुके हैं। नाटो के सैनिक अलग अलग रोल में यूक्रेन में पहुंच रहे हैं, वो ओडेसा तक पहुंच चुके हैं। अब किसी भी दिन आधिकारिक तौर पर रूस बनाम नाटो की जंग का ऐलान हो सकता है, और जैसे ही ये ऐलान हुआ उसके बाद जिसे आप विश्व युद्ध कह लें या दुनिया की तबाही कह लें, ये सब कुछ होना होगा, क्योंकि पुतिन को जीत से कम कुछ मंजूर नहीं होगा। और नाटो और रूस की जंग में दोनों में से कौन जीतेगा ये किसी को नहीं पता है। बिल्कुल, बहुत चिंताजनक हालात हैं और ऐसे में महायुद्ध की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, इस बीच एक और अहम खबर हमारे पास आ रही है। रूस ने अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट Su-57 को युद्ध क्षेत्र में तैनात किया। यूक्रेन के क्रिवी हमले में Su-57 का इस्तेमाल किया गया है। ये अहम खबर सामने आ रही है। 25 अप्रैल को क्रिवी में किया गया था ये हमला। क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम है Su-57 और इसका इस्तेमाल किया गया है। Su-57 का जिक्र बहुत अहम है। पुतिन का भरोसेमंद फाइटर Su-57, रेंज देखिए इसकी 3,540 किलोमीटर की, अधिकतम स्पीड मैक 2। टाइप देखिए एयर टू एयर, एयर टू सरफेस मिशन में ये पूरी तरह से सक्षम है। लंबाई 65 फीट 11 इंच, ऊंचाई 15 फीट 1 इंच, टेक ऑफ वजन 35,000 किलो का। स्टेल्थ तकनीक किसी रडार की पकड़ में नहीं आती। कीमत $50 मिलियन की, और अब इसका इस्तेमाल किया गया है। यानी व्लादिमीर पुतिन के भरोसेमंद फाइटर Su-57 का किया जा रहा है इस्तेमाल, ये पता चला है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है। यूक्रेन को मिलने जा रहा है पैट्रियट सिस्टम। जर्मनी से मिलेगा पैट्रियट सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम है पैट्रियट। यूक्रेन को अमेरिका से भी पैट्रियट सिस्टम मिले हैं। एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट की ताकत के बारे में भी अब आपको जानकारी दे दें कि ये है क्या भला। ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम है। 160 किलोमीटर दूर तक मिसाइल ट्रैक करता है इसका रडार। 9 सेकंड में मिसाइल लॉन्चर रेडी हो जाता है। सिर्फ 9 सेकंड में लॉन्चर में 16 मिसाइलें पलक झपकते ही टारगेट को ध्वस्त कर देती हैं। खाड़ी युद्ध फ्री इराक मिशन में इसका इस्तेमाल किया जा चुका है, और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि पैट्रियट की ताकत भी मिलने जा रही है। कुल मिलाकर वेस्टर्न कंट्रीज का, नेटो का रुख मनीष बिल्कुल साफ नजर आता है, और आने वाले वक्त में कहीं दूर दूर तक इसके आसार नहीं नजर आ रहे हैं कि कोई शांति के बारे में बात करे। यहां पर तो सिचुएशन को और ज्यादा इग्नाइट करने की कोशिश नजर आती है।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इस वक्त शांति की तो कोई बात कर ही नहीं रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि उस महायुद्ध की तैयारी के लिए दोनों ही पक्ष अपनी अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। अब रूस का हम दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे ये Su-57 का अब ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक अपने 2 साल के युद्ध में देखा कि वो MiG-29 या Su-30 का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, कभी कभी Su-35 का करते थे। इसी बीच में आप देखिए कि रूस की तरफ से वो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को भी उन्होंने सेना को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया। आखिरकार इन सब हथियारों को अब क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, 2 साल बाद क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? तो दरअसल रूस के भंडार में जो अत्याधुनिक हथियार थे उन सब को अब सीमा पर यूक्रेन के करीब लाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कुछ चंद हफ्ते बचा है जब रूस बनाम नाटो की जंग शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी पोलैंड में न्यूक्लियर हथियार लेकर आ रहा है। अमेरिका भी केवल यूक्रेन के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को वहां पर लेकर आ रहा है, क्योंकि नाटो के साथ जंग में उसका इस्तेमाल होगा। F-16 भी वहां पर पहुंचेगा। पिछले दिनों जब ईरान ने हमला किया था मिसाइल से, तब हमने लास्ट देखा था पैट्रियट ने किस तरह इजराइल की रक्षा में मदद की थी आयरन डोम के साथ साथ उन मिसाइलों को खात्मा करने के लिए। कुल मिलाकर यह है कि रूस और नाटो दोनों तैयार है उस जंग के लिए जिसे बाकी दुनिया प्रार्थना करती है कि ना हो, लेकिन वो अवश्यम भावी सा दिखता है। जी बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन हम चाहेंगे आप हमारे साथ आगे भी बने रहें, क्योंकि कई और अहम खबरें हैं जिन पर आपकी राय भी लेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का एक बड़ा बयान आ गया है। चीन अमेरिकी चुनावों में दखल देने की साजिश रच रहा है। नवंबर में होने हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव, हमारे पास इसके सबूत हैं, ये कहा है एंटनी ब्लिंकन ने। चीन अमेरिकी चुनावों में दखल दे सकता है, इसके आसार सीधे तौर पर एंटनी ब्लिंकन की तरफ से जताए गए। ये पूरी खबर है क्या, इसके मायने क्या हैं? अमेरिका का चुनाव, चीन की साजिश, क्या जानकारियां सामने आई हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चुनाव प्रभावित कर सकता है चीन, इसका शक जताया गया है। इसको लेकर जो साजिशें रची जा रही हैं उसके बारे में जानकारी मिली है। सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट से मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है। अमेरिका के चुनाव में चीन का यह प्रभाव बैलेट बॉक्स को भी प्रभावित करने की आशंका है। ये आशंका भी सीधे तौर पर जाहिर की गई है। अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया में चीनी हैकर्स बड़ा खेल कर सकते हैं, इसके आसार, इसकी आशंका भी जताई गई है। सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अमेरिकी प्रशासन को भी इस बाबत अलर्ट कर दिया है। यानी यह खबर अपने आप में गंभीर नजर आ रही है। चीन का इन्वॉल्वमेंट किस तरह से अमेरिकी चुनावों को प्रभावित कर सकता है, हैरान कर देने वाली यह खबर है। और यह कहीं ना कहीं हमें यह भी बता रही है कि चीन के लोग, चीन का सिस्टम कहां कहां घुस चुका है। मनीष, बिल्कुल, देखिए अभी सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अमेरिका के विदेश मंत्री चीन गए थे, 3 दिन के दौरे पर थे। उस दौरान उन्होंने चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की, विदेश मंत्री से मुलाकात की, और अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो एकदम डिप्लोमेटिक गाली गलौज हुआ है। दोनों ही तरफ से बहुत ही ज्यादा एक दूसरे को लगभग गाली दी गई है। अच्छा। शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका मुखौटा लगाए हुए है, वो कहता कुछ है करता कुछ है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री ने खूब खरी खोटी सुनाई है चीन के राष्ट्रपति को भी, विदेश मंत्री को भी, और उन्हें कहा है कि चीन अमेरिका में किस हद तक इन्वॉल्व है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए या फिर दूसरे तरीके से। वो कैसे अमेरिका के जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको प्रभावित कर रहा है, वहां पर वो ड्रग्स के कारोबार को बढ़ाने में कैसे मदद कर रहा है, और साथ ही साथ अमेरिका के दुश्मनों को कैसे हथियार से लामबंद कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए, एक तरफ जहां हम रूस और नाटो की जंग देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक का जो तूफान का जो पानी है वो भी काफी गर्म होता जा रहा है। और इसी वजह से इस यात्रा में जो अमेरिकी विदेश मंत्री ने की है, इसके बाद एक डिसाइडिंग मोमेंट आपको दिखाई देगा अमेरिका और चीन के रिश्तों में भी। और अमेरिका को भी एहसास है कि चीन दरअसल इस ताक में बैठा हुआ है कि अमेरिका और रूस की जंग हो और सारा फायदा चीन उठाए, और अमेरिका इसलिए कोशिश में है कि किस तरह से चीन को भी उसके किए की सजा दी जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। अब मिडिल ईस्ट में परमाणु खतरे वाली क्या खबर है, ये एजेंडा क्या है, जरा जानिए। मिडिल ईस्ट में परमाणु हमले का खतरा है, ईरान कभी भी कर सकता है न्यूक्लियर टेस्ट, ये जानकारी सामने आ रही है। हमारे पास 12 घंटे में एटम बम बनाने की क्षमता है, ईरान ने कह दिया है। इजराइल पर परमाणु हमले का खतरा सीधे तौर पर बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टेंशन के मद्देनजर इस खबर को आप बहुत गंभीर और
चुनौतीपूर्ण हालात वाली खबर बता सकते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर हम यह जान रहे हैं कि आज की तारीख में ईरान और इजराइल के बीच टेंशन किस लेवल पर पहुंच चुका है। और ऐसे में 12 घंटे में एटम बम बनाने की क्षमता का जिक्र किया जा रहा है ईरान की तरफ से। ईरान का न्यूक्लियर प्लान क्या है ये देखिए। 12 घंटे में एटमी हथियार तैयार कर सकता है, 12 घंटे में एटमी वॉर हेड का टेस्ट हो सकता है। सांसद जावेद करीमी ने बहुत बड़ा दावा किया है। ईरान की न्यूक्लियर कमेटी के सदस्य भी हैं जावेद, वो ये कह रहे हैं पहले 7 दिन में एटम बम बनाने का दावा किया गया था, अब आधे दिन में ही परमाणु बम तैयार करने का दावा ईरान से सामने आया है। और देखिए अगली बड़ी खबर, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट में बड़ी तैयारी नजर आई। न्यूक्लियर प्लांट में गतिविधियां बढ़ गई हैं। 14 अप्रैल के बाद गतिविधियां ज्यादा बढ़ी हैं, ये पता चल रहा है। तो ये हलचल आखिर किस बात का इशारा है, अब आपको बताते हैं। ईरान इजराइल का मौजूदा तनाव कैसे न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। ईरान का परमाणु प्रोग्राम दुनिया के लिए इसमें क्या पैगाम है। ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट में 14 अप्रैल से हलचल है। ईरान के सॉल्ट डेजर्ट में पहाड़ी के नीचे यह न्यूक्लियर प्लांट है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट में परमाणु बम बनाने की क्षमता है। IAEA ने फरवरी में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट का किया था दौरा। तो ये अहम जानकारियां हमने आपके सामने रखी और कुल मिलाकर ये खबर ये बता रही है कि आने वाले वक्त में ईरान खुद को किस तरह तैयार कर रहा है। ईरान की प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स के बारे में भी आपको बता दें, अरक, इस्फहान, जिस पर अभी हाल में ही हमला करने की कोशिश की गई थी इजराइल की तरफ से, इसके अलावा बूशहर और फोर्डो, इसके अलावा नेतांज, ये ईरान की प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स हैं। और जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक इन तमाम साइट्स पर अचानक हलचल बढ़ती हुई भी नजर आ रही है।